नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीबीएससी बोर्ड के द्वारा हिंदी का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है कक्षा 9वीं के लिए, उसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने वाले। विशेष रूप से मिड टर्म की परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा मिड टर्म का पाठ्यक्रम है और यहाँ पर कुल आपकी 3 यूनिट दी गई है और ये 3 यूनिट जो है इन्हीं में से आपका मिड टर्म में जो पेपर आने वाला है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आपका 50% का वेटेज रहता है। मिड टर्म की जो परीक्षा होती है उसमें आपका 50% का वेटेज रहता है और बाकी जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होता है उसमें 50% का वेटेज रहता है। दोनों को मिलाकर आपका फाइनल आपका क्या होता है 100% स्कोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुल हमारी 3 यूनिट है। यूनिट 1 आप देख सकते हैं, यूनिट 2 आप देख सकते हैं और यूनिट 3। तो ये कुल 3 यूनिट जो है वो आपको पढ़नी है और तीनों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आइए विस्तार से सारी जो यूनिट दी गई हैं इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहली यूनिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक यूनिट का एक शीर्षक दिया गया है, टाइटल दिया गया है। इकाई का जो शीर्षक दिया गया है उसमें कुछ मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उन्हीं के ऊपर जो पाठ होते हैं वो हम इकाई में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है मानव के व्यवहार के बारे में, बहुसांस्कृतिकता और समानता के बारे में बातचीत की जाएगी और यहाँ पर 2 ही पाठ आपको पढ़ने हैं। पहली इकाई में 2 बैलों की कथा, ये आपकी कहानी है और इसके लेखक है, कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और साथ में मेरे संग की औरतें, ये आपका संस्मरण है। संस्मरण एक विधा होती है, जैसे कहानी होती है वैसे ही गद्य में संस्मरण विधा होती है। संस्मरण का अर्थ होता है किसी को याद करके। मान लीजिए मैं कोई पाठ लिखने वाली हूँ या आप लिखने वाले हैं और आपके जीवन से जुड़ी या मेरे जीवन से जुड़ी किसी घटना को या किसी व्यक्ति को हम विस्तार से उसके बारे में लिखते हैं तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। और ये संस्मरणकार यानी कि इसको लिखने वाली कौन है, मृदुला गर्ग जी हैं। तो ये 2 पाठ हैं, दोनों एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से आपको मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर व्याकरण भी दी गई है। तो व्याकरण में आप देख सकते हो क्रिया और क्रिया विशेषण का परिचय और भेद। तो क्रिया और क्रिया विशेषण, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया आपने पढ़ी है, बचपन से आप पढ़ते हुए आते हैं, और साथ में अकर्मक क्रिया। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और साथ में क्रिया विशेषण के विषय में सवाल पूछे जाते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं और इसके 4 भेद होते हैं, आपने अवश्य पढ़े होंगे। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया और क्रिया विशेषण से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा आप टॉपिक यहाँ पर व्याकरण के अंतर्गत देख सकते हैं, लघु कथा लेखन। एक छोटी सी कहानी आपको लिखनी है और कहानी का प्रारूप कैसा होता है, भाषा शैली कैसी होती है, पात्र कौन कौन होंगे, विषय सामग्री कैसी होगी, उदाहरण कैसे दिए जाएंगे। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि जब हम कोई लघु कथा लिखते हैं तो उसके कुछ बिंदु होते हैं। सबसे पहले तो हम उसका नाम देते हैं यानी कि शीर्षक देते हैं। शीर्षक के बाद हम वहाँ पूरी की पूरी जो कथा लिखने वाले हैं उसकी कथा वस्तु के बारे में सोचते हैं। उसके बाद हम पात्रों के बारे में सोचते हैं, फिर किस तरह की सामग्री रहेगी और भाषा शैली कैसी रहेगी। तो ये सारी लघु कथा लेखन के मुख्य बिंदु होते हैं। और आपके पेपर में कैसे आपकी लघु कथा लेखन आपको करनी है, तो संकेत बिंदु दिए होंगे। संकेतों द्वारा विभिन्न विषयों पर संकेत बिंदुओं पर आधारित लघु कथा लेखन। वैसे आपने देखा होगा लघु कथा लेखन अनेक प्रकार से हम कर सकते हैं। कभी कभी आपको एक चित्र दे दिया जाता है, बचपन में आप करते थे, और चित्र को ध्यान से देखने के बाद आपने उस चित्र से संबंध करके कोई कहानी लिखनी होती है। कभी कभी कुछ शब्द दे दिए जाते हैं संकेत बिंदु के हिसाब से। मान लीजिए जंगल, बच्चा, शेर, पेड़, आसमान, बारिश, इस तरह से कुछ शब्द दिए जाते हैं और इन सभी शब्दों का प्रयोग करके आपने अपनी कल्पना के आधार पर एक कहानी लिखनी है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे। संकेत बिंदु में आपको कोई टॉपिक भी दिया जा सकता है। मान लीजिए आपसे कहा जाए ईमानदारी के ऊपर आप एक लघु कथा लेखन कीजिए, तो ईमानदारी से संबंधित करके आप अपनी कल्पना के आधार पर लघु कथा लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपकी कहानी की शुरुआत 2 पंक्तियों में कर दी गई है। एक समय की बात है, एक बच्चा बहुत बीमार रहता था, अचानक से उनके घर में कोई मेहमान आता है और फिर आगे की कहानी छोड़ दी जाती है, आपको पूरा करने के लिए दी जाती है।
तो ये पूरा पाठ्यक्रम है। मैं यहाँ पर 2 प्रश्न भी दिखा देती हूँ किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 100 से 120 शब्दों में आपने एक लघु कथा लिखनी है और यहाँ पर देखो टॉपिक दिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नारा भी है, आपने सुना होगा, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आपने अपने हिसाब से कोई कहानी लिखनी है कल्पना के आधार पर और उसमें सत्य की जीत को दिखाया गया हो। 100 से 120 शब्दों में आपने लिखनी है और अथवा करके दिया गया है, या तो आप इस विषय पर लिख सकते हैं मूर्खता का परिणाम विषय पर लघु कथा लेखन कीजिए। तो यहाँ पर मूर्खता का परिणाम यहाँ पर शीर्षक दे दिया गया है, यही आप अपनी कहानी का शीर्षक रख सकते हैं और अपनी कल्पना के आधार पर कोई भी कहानी बुन सकते हैं। तो इस तरीके से लघु कथा लेखन पर एक सवाल अवश्य पूछा जाता है, तो ये आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है पहली इकाई का जो पाठ्यक्रम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपने 2 बैलों की कथा को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मेरे संग की औरतें आपने पढ़ना है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। क्रिया और क्रिया विशेषण की परिभाषा और उनके भेद अच्छे से पढ़ने हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। और लघु कथा लेखन किस तरीके से दी जाती है, या तो कहानी की शुरुआत कर दी जाएगी या कुछ शब्द दे दिए जाएंगे या फिर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे अभी अभी हमने देखा सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, इसके ऊपर कहानी बनाकर लिखिए। ईमानदारी के ऊपर कहानी बनाकर लिखिए, मित्रता के ऊपर कहानी बनाकर लिखिए। तो इस तरीके से टॉपिक दिए जा सकते हैं। आइए दूसरी इकाई का पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं। तो पहली इकाई अभी अभी नया सेशन आपका शुरू हुआ है, तो लगभग सभी स्कूलों में डीबीएससी बोर्ड के कक्षा 9वीं के लिए जो शुरू किए गए हैं, तो वहाँ पर पहली इकाई सबकी पूरी हो गई है। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, गर्मियों की छुट्टियों के बाद आपकी दूसरी इकाई भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप शीर्षक देख सकते हैं वंचित और उपेक्षित वर्ग के प्रति संवेदना। वंचित और उपेक्षित क्या होता है? समाज में जिनकी उपेक्षा की जाती है, जिनको इग्नोर किया जाता है और जो बहुत ही गरीब होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं, तो उनके विषय में संवेदना यानी कि भावनाएं अभिव्यक्त करने से संबंधित ये हमारी इकाई है। तो यहाँ पर पानी में घिरे हुए लोग एक कविता है जिसके कवि है केदारनाथ सिंह, ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। जादू टूटता है एक कहानी है और इसके कहानीकार है कैलाश बनवासी, ये भी बिल्कुल नई कहानी है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी। इकाई 2 में ये दोनों पाठ आप पढ़ेंगे और साथ में व्याकरण आप देख सकते हैं। वाक्य परिचय, वाक्य परिचय में वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं आपने सुना होगा। उद्देश्य होते हैं और विधेय होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है। साथ में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे गए हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञार्थक, इस तरीके के 8 भेद होते हैं। तो इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अलंकार परिचय, तो अलंकार पूछे जाएंगे और अलंकार में यहाँ पर विशेष रूप से इनके नाम दिए गए हैं, केवल इन्हीं को आपने पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने 8वीं क्लास तक अलंकार पढ़े हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है और बाकी बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती है। अच्छे से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अच्छे से जब आप अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे तो इन्हें पढ़ लेंगे। तो ये हमारी दूसरी इकाई है। आगे आप देख सकते हैं तीसरी इकाई है और इसका जो शीर्षक है आप यहाँ पर देख सकते हैं सांस्कृतिक विरासत। यहाँ पर एक ही पार्ट शामिल किया गया है क्योंकि डीबीएससी बोर्ड में 9वीं का जो पाठ्यक्रम होता है वो थोड़ा सा लेट शुरू होता है। आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद आपकी लिस्ट आउट होती है, तो लगभग अप्रैल का आधा महीना जा चुका होता है, तो कम समय रहता है और सितंबर में परीक्षा होती है। तो यहाँ सिर्फ एक ही पाठ आप पढ़ते हैं लहासा की ओर, ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। ये यात्रा वृत्तांत है, तो आप देख रहे हैं कहीं पर कहानी लिखा है, कहीं पर संस्मरण लिखा है, कहीं पर यात्रा वृत्तांत। तो ये गद्य की विधाएं होती है, ये गद्य की विधाएं होती हैं। गद्य को लिखने का तरीका जो होता है उनको हम विधा कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब आप कोई यात्रा करते हैं और यात्रा से संबंधित पूरी जानकारी आप पाठ के रूप में अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, कोई पाठ लिख देते हैं, तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जो हमारे लेखक हैं वो तिब्बत की यात्रा करते हैं और तिब्बत की यात्रा करते समय कैसे लोग वहाँ पर होते हैं, किस तरह का जीवन वहाँ पर जिया जाता है, किस तरह के पहाड़ी रास्ते होते हैं, कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें वो इस पाठ में लिखते हैं। तो ये कौन सी विधा में लिखा गया है? यात्रा वृत्तांत। ये एक ही पाठ आपने पढ़ना है यूनिट 3 में। और साथ में यहाँ पर व्याकरण में भी एक ही टॉपिक दिया गया है, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन आप 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में करते हैं। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ से दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक औपचारिक में दिया जाता है, एक अनौपचारिक में। दोनों में से एक पत्र आपको लिखना होता है।
तो ये पूरा पाठ्यक्रम है। जो मिड टर्म की परीक्षा होगी, मध्यावधि परीक्षा होगी, तो वहाँ पर इस पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा पाठ्यक्रम नहीं है, कुल आपने 5 ही पाठ पढ़ने हैं। कुल आपने 5 पाठ पढ़ने हैं और कुछ व्याकरण के टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। और ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो 50% आपका जो वेटेज होता है फाइनल पेपर में उसको कैरी करता है। साथ में 50% जो आपके फाइनल टर्म के पेपर होते हैं उसमें भी 3 ही यूनिट आती है। टोटल आपको 6 यूनिट पढ़नी होती है DBSE बोर्ड में। 3 आपका मिड टर्म से पहले और 3 आपकी मिड टर्म से बाद। 3 यूनिट आपको मिड टर्म से पहले पढ़नी होती है और 3 मिड टर्म के बाद पढ़नी होती है। तो ये पूरा पाठ्यक्रम था, इसके ऊपर मैंने बातचीत की है। आशा करती हूँ सारे बिंदु आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। अगर आप अच्छे से अभ्यास करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपके अंक भी बहुत ही अच्छे आते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।